चैप्टर 7D नेचुरल डैम्प एंड फोर्स वाइब्रेशंस और साथ में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। तो व्हाट इज द नेचुरल वाइब्रेशंस? आपको मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि किसी पार्टिकल का मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करना ऑक्सीलेशंस कहलाता है, और अगर ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो तो वो वाइब्रेशंस कहलाने लगती है। उसी चीज़ को हम वाइब्रेशंस कहते हैं। तो अब इसकी 3 क्लासेस की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वाई इट इज़ रिक्वायर्ड हियर फॉर द 3 क्लासेस ऑफ डिस्टिंक्ट क्लासेस ऑफ वाइब्रेशंस, दैट इज नेचुरल, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड। तो नेचुरल वाइब्रेशंस वो होते हैं जिनमें आपका कोई भी एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, यानी वंस यू स्टार्टेड once you let the start to a body to oscillate freely, then it will oscillate freely for a infinite time। अगर ऐसा होता है तो फिर हम उस वाइब्रेशन को नेचुरल वाइब्रेशंस कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो भी आप समझ लीजिए। द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट आर कॉल्ड नेचुरल वाइब्रेशंस और फ्री वाइब्रेशंस। पीरियोडिक वाइब्रेशन से मतलब आप समझ ही गए होंगे कि बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करने के लिए जो बॉडी बार बार अपने टू एंड फ्रो पाथ को रिपीट करती है वही ऑक्सीलेट करती है, वही वाइब्रेट करती है। तो वो जो वाइब्रेट करती है, अगर उसके वाइब्रेशंस के वक्त उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रहा हो तो फिर उसके वाइब्रेशंस को हम नेचुरल या फ्री वाइब्रेशंस कहेंगे। अब जब फ्री वाइब्रेशंस होते हैं तो उनके अब इसकी पता कैसे लगेगा? तो चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। अब जब कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो फिर उसकी मोशन को रोकने वाला भी कोई नहीं है। जब मोशन को रोकने वाला भी कोई नहीं है तो उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगी और उसका टाइम पीरियड भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन क्या आप किसी ऐसे मीडियम की इमेजिनेशन पर कर सकते हैं जहां ये चीज़ पॉसिबल हो? नहीं हो सकती। तो देखिए नीचे की लाइनों में ये भी लिखा हुआ है, द पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज और स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इट्स नेचुरल टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब उसके नीचे मैंने एक नोट पॉइंट और लिख दिया है, एक 2 नंबर। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिफाइन नेचुरल वाइब्रेशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर नेचुरल वाइब्रेशन। 2 क्वेश्चन तो ये बन गए। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वेयर द नेचुरल वाइब्रेशंस ऑकर। तो नेचुरल वाइब्रेशंस के लिए जो आइडियल सिचुएशन है वो तो आपको धरती पे नहीं मिलने वाली। जैसे कि यहाँ हवा है तो हवा में एयर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस यानी फोर्स आ गया। तो और अरे आइडियली या थ्योरेटिकली जो नेचुरल वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में दिखाई देगा, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी रेजिस्टिव फोर्स होता नहीं। तो जब रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता तो एक बार बॉडी ने ऑक्सीलेट या वाइब्रेट करना स्टार्ट किया तो वो इनफाइनाइट टाइम तक ऑक्सीलेट या वाइब्रेट करती रह जाएगी। इसीलिए लिखा हुआ है the natural vibrations of a body is actually occur only in vacuum because the presence of medium around the body offers some resistance due to which the amplitude of the vibration does not remains constant but it is constantly decreasing। जाहिर सी बात है कि एक बार जैसे कुछ दूर गया फिर उससे थोड़ी कम दूर गया, फिर थोड़ी कम दूर गया, फिर थोड़ी कम दूर गया, और कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वाइब्रेटिंग बॉडी रुक जाती है, अपनी मीन पोजीशन पर आकर ठहर जाती है, इसलिए वो नेचुरल वाइब्रेशन नहीं रह जाता। तो नेचुरल वाइब्रेशन के लिए कोई डिसिपिएटिव फोर्स ना हो, रजिस्टिव फोर्स ना हो। डिसिपिएटिव फोर्स इसको कहते हैं जो एनर्जी का लॉस करवाता है, या रजिस्टिव फोर्स ना हो इसकी वजह से रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो फिर उसे कहते हैं। अब लेकिन चूंकि हमने नेचुरल वाइब्रेशंस को डिफाइन किया तो अब नेचुरल वाइब्रेशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि कुछ कैटेगरी में इसको माना सकता है। जैसे एक लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी को आप बंद कर दीजिए, बाहर की हवा ना आए। जब बाहर की हवा नहीं आएगी, पर्दे वर्दे नहीं हिलेंगे, ऐसा कुछ अरेंजमेंट कीजिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, या उस मीडियम में बदलाव ना हो। तो मीडियम में बदलाव ना हो, एक सीलिंग हो, सीलिंग से आप एक
कम से कम 1 मीटर लंबा धागा, लैब में ये हम एक्सपेरिमेंट करते भी हैं, और एक हैवी बॉब जिसका मास m है, इसको आप लटका दीजिए। अब इसको, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कीजिए, बहुत हल्का सा, ज़्यादा मत करिएगा, है ना, क्योंकि फिर वो ऑक्सीलेशन नहीं रह जाएगा, वो सर्कुलर मोशन हो जाएगी। तो बॉब की पोजीशन एक ये आ गई और बॉब की पोजीशन एक ये आ गई, ये दो पोजीशन बॉब की आ गई। तो ये जो लेंथ है ये एम्पलीट्यूड कहलाती है, और अगर मीडियम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रह जाए तो फिर ये नेचुरल वाइब्रेशन का एक आइडियल एग्जांपल बन सकता है, लेकिन बेटा होता नहीं है ऐसा। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम कहलाता है। सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाई F इज इक्वल टू 1/2 अंडर द रूट L/G। L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और G को आप 9th क्लास से ही पहचानते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बेटा एक एग्जांपल है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, 7B और 7C से मोस्टली जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको पूरी फुल नोट्स दे रहा हूं, यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। L/G सॉरी G/L, आई एम सॉरी, वो टाइम पीरियड का फार्मूला था, G/L ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। वो जो हमने लिखा था वो टाइम पीरियड का फार्मूला। अरे भाई इसको उलट दो, वो टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका एक दूसरा एग्जांपल है, अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग। अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग, देखो जैसे मान लीजिए कि आपने एक स्प्रिंग ली, ये आपकी स्प्रिंग है, अब इससे आपने एक लोड सस्पेंड किया, तो ये अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा, तो ये इसका वाइब्रेशन, इसको भी हम कह सकते हैं। इसकी भी अगर आप फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें तो इसकी फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट K/M होती है। M जो है वो मास ऑफ द बॉब है, या मास ऑफ द ब्लॉक है, और K स्प्रिंग कांस्टेंट है। K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये दूसरा एग्जांपल। अब a block suspended by a spring, स्प्रिंग की एलोंगेशन और कंप्रेशन प्रॉपर्टी की वजह से ये ब्लॉक अप एंड डाउन मोशन करेगा। इसी मोशन को आप क्या कहेंगे? नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन इसलिए कि ये अपने आप ही करेगा, जैसे ये लटकेगा स्प्रिंग ऊपर नीचे करने लग जाएगी, इसी को हम क्या कहेंगे? नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। वैसे ही तीसरा है, ये तीसरा लैबोरेटरी के अंदर आइएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क होता है ऐसे करके, मैं इसे बनाता हूँ यहाँ पर। ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये स्टील का होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, थोड़े मोटे होते हैं ये। रबर पैड पर इसको मारिए, इसको रबर पैड पर ऐसे मारिए तो इसमें एक, जानती हैं आप, 1 सेकंड के अंदर 256 वाइब्रेशंस हो जाते हैं। अरे 256 टाइम्स वो वाइब्रेट कर जाता है। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क को भी हम एक नेचुरल उसमें ले सकते हैं। उसी तरीके से एयर कॉलम ऑफ फ्लूइड, बांसुरी बजाते समय भी जो हमारे एयर कॉलम्स होते हैं, ये 11 का सिलेबस है, बहरहाल आप जान लीजिए। तो कौन कौन सा एग्जांपल हमने दे दिया? एक सिंपल पेंडुलम यानी बॉब को स्ट्रिंग से लटकाकर, दूसरा एग्जांपल स्प्रिंग को ब्लॉक से लटकाकर, तीसरा एग्जांपल ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड से मारकर, चौथा एग्जांपल एयर कॉलम का फ्लूइड के अंदर, पांचवा एग्जांपल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे गिटार है, सितार है, ये सब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। इसके अंदर भी आप किसी एक तार को छेड़ दीजिए तो उसके बाद जो जनरेट होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे भी हम नेचुरल वाइब्रेशंस की ही कैटेगरी में रखेंगे। आप पढ़ लेंगी, नहीं पढ़ेंगी तो आपका भला, पढ़ लेंगी तो भी आपका भला। वीडियो को पॉज कर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर डालिए। अब हम आपको बताते हैं नेचर ऑफ नेचुरल वाइब्रेशंस क्या होते हैं। नेचर ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन, ये अगला टॉपिक है। इस टॉपिक को डिफाइन करने से पहले
मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। देखो बेटा, जैसी ये एक स्प्रिंग है, अभी फिलहाल ये ना कंप्रेस्ड है ना एलोंगेट है, ठीक। तो x बराबर 0 है। अब इसी स्प्रिंग को आपने एलोंगेट करा दिया, खींच दिया। तो बेटा खींचोगे तो ऐसे नहीं, खींचने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, बिना फोर्स के तो ये खींची नहीं जाएगी। ये जो वो चला, ठीक। तो जैसे ही आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाओगे, यहां पर एक रेस्टोरिंग फोर्स लगने लगेगा, जिसकी टेंडेंसी स्प्रिंग को वापस मीन पोजीशन पर लाने की होगी। चलिए आपने यहां फोर्स हटा लिया, तो आपको क्या लगता है यहां पे आके रुक जाएगी? नहीं बेटा। अब जैसे ये एलोंगेशन हुआ था, ये एलोंगेशन का केस है, वैसे ही अब ये स्प्रिंग दब जाएगी और ये कंप्रेस हो जाएगी, उतनी ही डिस्टेंस जितनी ये वो थी। तो ये कंप्रेस्ड हो गई। क्या हो गई? कंप्रेस्ड हो गई। ये एलोंगेट हो गई, ये कंप्रेस्ड हो गई, ठीक। ये इसकी अब फिर इधर एक फोर्स लगने लगेगा, एफ आर। ये एफ आर क्या है, इसको समझाना है। एफ आर इसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। अ फोर्स which have tendency to bring back the oscillating body at mean position। अब ये हर ऑक्सीलेटिंग बॉडी में नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उसको आप डिस्प्लेस करेंगे तो वो अपने मीन पोजीशन पर जाने की टेंडेंसी रखेगी। इसे हम क्या कहते हैं? तो किसकी वजह से? उसके ऊपर एक नेचुरली एक फोर्स लगता है, जिसे रॉबर्ट हुक ने डिफाइन किया था। अभी जब आप 11वीं क्लास में आएंगे तो मैं आपको इसके बारे में बहुत ढेर सारी बातें बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए, मैंने ये इसलिए बताया है कि जब आप नेचर ऑफ सिंपल वाइब्रेशंस की बात करेंगे तो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये दी जाती है। मैं डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैं, है ना, मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखूंगा, इन बाकी बची जगहों पर और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दूंगा। तो ये तो आपके समझने भर के लिए है। तो नेचुरल वाइब्रेशंस आर सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस। नेचुरल वाइब्रेशंस are simple harmonic vibrations। Natural vibrations are simple harmonic vibrations under the restoring force। under the restoring force। तो बेटा natural vibrations are simple harmonic vibrations under the restoring force, the amplitude and frequency of which and frequency of which remains constant। क्या रहती है? रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहती है। तो नेचुरल वाइब्रेशंस आर सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स, द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसमें एक बार और क्या नोटिसेबल पॉइंट है कि वंस अ वाइब्रेशन इज स्टार्ट, वंस अ बॉडी स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वंस a body start vibrating, एक बार बॉडी ने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर लिया। वंस अ बॉडी स्टार्ट
vibrating. Once a body start vibrating, it continues its vibration with same amplitude and frequency. Once a body start vibrating, it continues. यही natural vibration की पहचान होती है. It continues its vibration. It's continued its vibrations with same amplitude. मतलब इसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा. जैसे आप बॉब को घुमा रहे थे तो हर बार वो x बराबर a पर ही जाकर रुकेगा, फिर वहां से वापस आके मीन पोजीशन, फिर इधर x बराबर a पे जाके रुकेगा, फिर x बराबर मीन पोजीशन पर. a की वैल्यू में अगर चेंज नहीं आए, यानी विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी फॉर एवर, सेम फ्रीक्वेंसी फॉर एवर. हमेशा अगर वो एक ही एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करे तो फिर वो क्या कहलाता है? नेचुरल वाइब्रेशंस कहलाता है. और यही नेचर होता है नेचुरल वाइब्रेशंस का. अब एक आइडियल कंडीशन में बेटा अगर हम एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करें, यानी आपके y एक्सिस पर हम एम्पलीट्यूड को रखें और x एक्सिस पर हम टाइम को रखें, x एक्सिस पर हम टाइम को रखें, तो आप जानते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा. बेटा यहां पर एक टर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो आपने मैथमेटिक्स में एक टर्म पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में, साइन थीटा. तो जब कोई चीज सिंपल हार्मोनिक होती है तो वो एक रूल है साइन का, उसके अकॉर्डिंग वाइब्रेट करती है. ये भी 11th का मैटर है, लेकिन यहाँ पर अब आ गया है तो हमारा तो काम डिस्कस करना है ही, हम डिस्कस कर दे रहे हैं. तो बेटा कोई भी चीज अगर सिंपल हार्मोनिकली वाइब्रेट कर रही है तो फिर वो यूं ही वाइब्रेट करेगी. ये देखिए, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है. क्या है ये? सिंपल हार्मोनिक मोशन. आपको ये जो एम्पलीट्यूड है ये हर उसमें कांस्टेंट दिखाई देगा, हर बार ये ऐसे ही करेगी. ये क्या बेटा? जब x बराबर 0 की पोजीशन थी, फिर ये x बराबर a की पोजीशन है, फिर ये क्या है? x बराबर -a की पोजीशन है. अगर आप ये लाइन खींचेंगे तो ग्राफ के पीक्स यानी क्रेस्ट और ट्रफ आपको एक ही लाइन में मिलेंगे. तो ये क्या कहलाएगा बेटा? मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, स्केल से आप खींचेंगे तो सीधा ही आएगा. ठीक है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर नेचुरल और फ्री वाइब्रेशंस इन वैक्यूम. इसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट. ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क में. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर नेचुरल और फ्री वाइब्रेशंस. अब आप जितने समय तक इसे कराते रहेंगे यही ग्राफ आपको कंटिन्यू रहेगा. आप समझ लीजिए आगे ये कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, तो चूंकि प्रैक्टिकली ये कहां आकर होता है? प्रैक्टिकली ये आकर होता है वैक्यूम में. तो वैक्यूम तो आपके पास है ही नहीं, तो मसला ही खत्म हो गया. यानी तो इसका मतलब हमको ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं मिलेगा जिसमें डिसिपिएटिव एनर्जी ना हो. अगर डिसिपिएटिव एनर्जी नहीं होगी तो फिर बेटा, अरे डिसिपिएटिव एनर्जी होगी तो फिर आपको नेचुरल और वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे. डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड होगा और धीरे 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 ऑक्सीलेशन मर जाएगा. ठीक है, तो इसको रियलाइज करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल काम है और ये रियलाइज्ड नहीं हो पाता. इसीलिए अब आपको जरूरत है दूसरे एग्जाम उसको पढ़ने की, डैम्प वाइब्रेशंस. तो ये तो हो नहीं सकता, तो अब पहले हम जान लें कि अगर ये नहीं होता तो फिर रियल प्रैक्टिस में होता क्या है. फिर जो होगा फिर उसमें हम जो कर पाएंगे हम उसे डिस्कस करेंगे.